हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं वर्कशीट नंबर 35 फॉर क्लास 10th साइंस 23 सितंबर 2020 की ये वर्कशीट है आपकी। और चैप्टर हमारा वही चल रहा है, धातु और अधातु। और आज जो है हम आयनिक यौगिकों के बारे में और गहराई में जानेंगे। आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं, वो किस तरीके से प्राप्त होते हैं, कौन बनाते हैं, ये सब हमने पिछले वीडियो में किया था। अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आई हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, तब इस वर्कशीट पे आइए ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाए। अपने बेसिक कंसेप्ट्स को मत छोड़िए, उनको अच्छे से कंप्लीट करते जाइए, साथ के साथ क्लियर करते जाइए अपने सारे डाउट्स। तो चलिए करते हैं आयनिक यौगिक। तो आयनिक यौगिक के बारे में आप जानते ही हो, जैसे कि हम पहले वर्कशीट में कर चुके हैं। जो परमाणु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और इस प्रकार ऋण आवेश प्राप्त करते हैं, उनको ऋण आयन कहते हैं। तो ऋण आवेश वाले जो होते हैं ऋण आयन ही होते हैं। और इसके विपरीत जो परमाणु इलेक्ट्रॉनों को खो देते हैं उनके ऊपर धन आवेश होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है, वो धन आयन कहलाते हैं। ऋण आयन जो होते हैं वो धातु से बनते हैं, और जबकि धन आयन जो होते हैं वो धातु में बनते हैं। इसके अलावा आयन जो होते हैं वो एक परमाणु या कई परमाणुओं के जटिल समूह से भी बन जाते हैं। यहाँ पर आपको दी हुई है ये इक्वेशन, जिसमें आपको पता चलेगा कि जो धातु और अधातु हैं वो दोनों मिल जाती हैं एक दूसरे के साथ में। कब मिल जाती हैं? जब वो आयन के रूप में होती हैं। जब वो आयन्स के रूप में होती हैं, धातु जो होते हैं वो पॉजिटिव आयन्स बनाती हैं, अधातु जो होते हैं वो नेगेटिव आयन्स बनाती हैं। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे सोडियम एक धातु है और वो पॉजिटिव आयन बनाती है, धन आयन बनाती हैं। इस तरीके से क्लोरीन जो है वो एक अधातु है, नॉन मेटल है, वो एक नेगेटिव आयन बनाती है, यानी कि ऋण आयन हम उसको कहते हैं। तो ये दोनों मिलकर एक कंपाउंड बनाती हैं, यौगिक बनाते हैं, जिसको हम आयनिक यौगिक कहते हैं। तो सिंपल सी बात ही आपको समझ आई गई होगी। आयनिक आबंध में विपरीत आवेश ऋण आवेश या धन आवेश के साथ जुड़े रहते हैं और उनको आयनिक यौगिक कहते हैं। हम वो आयनिक यौगिक बना देते हैं। इसीलिए आयनिक यौगिक जो होते हैं वो आयनों से ही मिलकर बने होते हैं। एक परमाणु का उसमें नुकसान होता है और दूसरे का लाभ होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक की ज़रूरत दूसरी पूरा कर रहा है, दूसरे को ज़रूरत है लेने की, और जो एक और जो इसमें आयन है उसकी ज़रूरत है कि वो किसी को एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दे। तो दोनों की ज़रूरत पूरी होती है। एक परमाणु दूसरे परमाणु की ज़रूरत के लिए एक इलेक्ट्रॉन का दान करके आबंध बनाता है। अब आती है बात कि आयनिक यौगिकों के भौतिक गुणधर्म क्या क्या हैं। तो इनके जो भौतिक गुणधर्म हैं उनको हम अच्छे से आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले भौतिक प्रकृति की बात करें तो धन और ऋण आयन के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है, और आयनिक यौगिक जो होते हैं वो थोड़े ठोस और कठोर भी होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं। भंगुर होने का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा, जैसे कि चौक का टुकड़ा हमने लिया और उस चौक के टुकड़े को जब आप हैमर करते हो या उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हो, या फिर उसको आप थोड़ा ज़ोर से इसको तोड़ने की कोशिश करते हो, तो ये क्या होती है, टूट जाती है, वो ब्रेक हो जाती है और उसके छोटे 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 पीसेस हो जाते हैं। अब भंगुर होते हैं ये सारे जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो भी इसी तरीके से होते हैं ताकि वो दाब डालने पर बिल्कुल ही टुकड़ों में टूट जाए। गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो गलनांक आपको पता ही है कि क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, और गलनांक क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। इन आयनिक यौगिकों के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं ना, ये जैसे सोडियम और क्लोरीन है, इन दोनों के बीच में जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो एक यौगिक बनाते हैं। वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि दोनों के ऊपर अपोजिट चार्जेस होते हैं, विपरीत आवेश होते हैं। तो दोनों मिलकर एक आयनिक यौगिक बनाते हैं और एक दूसरे के साथ में एक आयनिक बॉन्ड, एक आयनिक आबंध के द्वारा जुड़ जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसको तोड़ने के लिए, इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत ज़्यादा हीट की भी ज़रूरत पड़ेगी। एनर्जी हम किस रूप में देंगे? हीट के रूप में। तो वहाँ पे क्या होगा कि इनको बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होगी। तो इनका मेल्टिंग और जो क्वथनांक और गलनांक जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इनको पर्याप्त ऊर्जा की ज़रूरत होती है ताकि हम इनके जो मजबूत आयनिक बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ पाएँ। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि सोडियम जो है यहाँ पॉजिटिव चार्ज का है और क्लोरीन नेगेटिव चार्ज का है, तो ये एक दूसरे को दोनों को अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों के बीच, दोनों के ऊपर विपरीत आवेश हैं। इसी तरीके से अगर किसी भी चीज़ में हम देखेंगे, इसके आसपास और भी सोडियम, सिर्फ एक ही एटम इसका नहीं होगा, और भी बहुत सारे यहाँ पे सोडियम या क्लोरीन के ये आयंस होंगे ही, है ना। तो इधर इधर से जो भी होंगे एक के साथ में तो ये आबंध बना के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, लेकिन ये हो सकता है कि इसका दूसरे के साथ में यहाँ पे अट्रैक्शन हो, या इधर से इस क्लोरीन का अट्रैक्शन यहाँ पे थोड़ा बहुत है, तो ये औरों के साथ में भी किसी ना किसी आबंध से जुड़े हुए होते हैं। तो हम बात करें कि एक मॉलिक्यूल के अंदर आपस में भी
और दूसरों के साथ भी कुछ कुछ जो है इनके फोर्सेस, किसी फोर्सेस के जो द्वारा जो हैं ये जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये जो सारे फोर्स हैं, इन सबको तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट चाहिए। जैसे कि आपको इस टेबल में दिखाई देगा कि आयनिक यौगिक दिए हैं सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। इनके गलनांक और पतनांक जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी हम इसको समझेंगे भी और अच्छे से। अगली जो बात है घुलनशीलता की, तो घुलनशीलता की बात बहुत सिंपल है बच्चों कि ये सारे आयनिक कंपाउंड जो हैं वो वाटर में तो घुलनशील होते हैं, पानी में, जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन ये किस में घुलनशील नहीं है, केरोसिन और पेट्रोल में, ऐसे विलायकों में ये अविलय होते हैं। ठीक है, अब बात आती है बच्चों विद्युत चालकता की। क्या ये विद्युत चालकता करते हैं? तो किसी विलयन से विद्युत चालक के लिए, विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आवेशित कण भी चाहिए, यानी कि पार्टिकल जो होते चाहिए हमको विद्युत चालकता के लिए, वो चार्ज पार्टिकल चाहिए, लेकिन उनकी गतिशीलता भी तो होना ज़रूरी है। चार्ज पार्टिकल्स तो हैं आयनिक कंपाउंड्स में, लेकिन उनकी गतिशीलता नहीं होगी अगर वो सॉलिड फॉर्म में होंगे, तो ठोस रूप में होंगे। तो आयनिक यौगिकों के क्या करने पड़ते हैं हमको, आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं और उनका सोल्यूशन बनाना पड़ता है, एक विलयन बनाना पड़ता है। और जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं, तो ठोस अवस्था में भी आयनिक यौगिक विद्युत चालन नहीं कर पाते हैं। तो बात समझिए कि जो ठोस अवस्था में तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरीके से टोटली बिल्कुल पैक्ड होती है, तो यहाँ पे मूवमेंट करने के लिए तो कोई रास्ता है ही नहीं ना उनके पास, वो मूव कर ही नहीं पाते। जो जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, जो अणु होते हैं, तो होगा क्या कि जब उनको हम विलयन में मिला देते हैं तो वहाँ पर इनको मूव करने की जो है जगह मिल जाती है। अब बात करते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में जो उनकी दृढ़ संरचना है वो आयनों की गति वहाँ पे संभव होती ही नहीं, लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन कर पाते हैं। गलित अवस्था में यानी कि वो मोल्टन स्टेट में हो, जब पिघले हुए स्टेट में हो तब। ठीक है, पिघली हुई स्टेट कैसे आएगी, जब हम इसको हीट देंगे और वो मेल्ट होने लगेगा। तो हीट की वजह से इसके मॉलिक्यूलर फोर्सेस जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो भी ब्रेक होते हैं, वो हल्के पड़ जाते हैं और इनको मूव करने की भी वो स्पेस मिल जाती है जो इसके कण हैं। अब हाँ जी, तो गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है और इसीलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं और विद्युत का चालन कर पाते हैं। तो यहाँ आपको ये दिया गया है, एक डायग्राम जो है वो आपको दिया गया है, जो आपको आंसर्स में भी करना है। चलिए क्वेश्चन, अच्छा इससे पहले मैं आपको एक सिंपल सी एक वीडियो के द्वारा, एक एनिमेशन के द्वारा ये पूरी जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं आप कभी भूलेंगे नहीं, करते हैं उसको। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा ये पूरा सेटअप है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इसमें हमने क्या क्या करना है, एक बीकर ले रखा है हमने और इसके अंदर हमने एक विलयन डाल दिया, और ये विलयन किसका है, ये इस लवण का है, NaCl लिया हुआ है हमने। इसमें आप देख रहे होंगे नीचे सोडियम और क्लोराइड के अणु हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं, इस बीकर में कुछ 2 इलेक्ट्रोड्स डाल दिए हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, और इसको वायर से कनेक्ट कर दिया। आपको दिखाई देगा यहाँ पे स्विच है और यहाँ बैटरी है और यहाँ बल्ब है। बल्ब ऑन है, क्यों? क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड हैं, आयनिक यौगिक जो हैं, उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है, वो विद्युत के चालक होते हैं। अब आगे चलते हैं, तो क्या होगा कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर पास करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आप नीचे देखो कि जो सोडियम और क्लोराइड के जो आयंस हैं, जो यहाँ नीचे आयंस हैं, वो क्या करेंगे कि अपना अपना अपोजिट इलेक्ट्रोड ढूंढेंगे। जैसा आवेश इनके ऊपर है वो उस हिसाब से अपोजिट इलेक्ट्रोड पे जाएंगे। अभी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जा रहे हैं नेगेटिव क्लोरीन के आयंस जो हैं, और यहाँ पर क्लोरीन गैस जो है वो Cl2 के रूप में Cl2 गैस जो है वो क्लोरीन गैस होती है, वो निकल जाती है, और जो सोडियम है वो अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड के पास चला जाता है, वहाँ पर इकट्ठा होना शुरू कर देता है। तो ये प्रोसेस रहती है कंडक्टिविटी की। चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पर अपने। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और ऋण आवेश प्राप्त करते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है बच्चों, उनको ऋण आयन कहा जाता है। तो यहाँ आंसर में आप देंगे ऋण आयन। ठीक है, और अगला ही जो इसमें प्रश्न है कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉनों को खो देते हैं और धनावेश प्राप्त करते हैं, तो आवेश से ही समझ जाइए धनावेश वाले धनायन होते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, आयनिक यौगिक डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो यहाँ पर आयनिक यौगिक पर जब भी हम दाब डालते हैं तो वो टुकड़ों में टूट जाते हैं प्रेशर डालते ही।
अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? तो आयनिक यौगिकों का गलनांक इसलिए उच्च होता है क्योंकि इनके बीच में जो आकर्षण बल है वो बहुत ज़्यादा अधिक होता है। तो इसका उत्तर आप यहाँ से देंगे। ठीक है बच्चों। अब अगला जो प्रश्न आया, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का संचालन नहीं करते लेकिन गलित अवस्था में वो करते हैं। तो ठोस में तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते क्योंकि उनको मूवमेंट करने की जगह ही नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ठोस होता है। तो आप उत्तर यहाँ से लिखेंगे, ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। गलित अवस्था में क्या होता है कि विपरीत आवेश वाले जो आयन हैं वो मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाते हैं और आयन जो है स्वतंत्र रूप से गमन कर पाते हैं, और गमन कर पाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो विद्युत का चालन भी कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखेंगे। अगला जो प्रश्न है कि आयनिक यौगिकों में विद्युत चालकता नामांकित चित्र के माध्यम से विस्तार से समझाइए। तो आपको ये डायग्राम यही शो करना है और इस डायग्राम में जैसे अभी हमने वीडियो में डिस्कस किया तो आप वो पॉइंट डाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी वर्कशीट थी। अगर कुछ डाउट है अभी भी तो कमेंट कीजिएगा मुझे, और अगर समझ आ गया है अच्छे से तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।